हेलो दोस्तों, सवाल आपके और जवाब मेरे सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे वो है एचआरए और एटीडबल जी की डिडक्शन जो कि हाउस रेंट पे करने पे मिलती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें किसे ऑप्ट करना चाहिए और हम लोग इसको अगर ऑप्ट करें तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे लेकिन स्पीड से। तो चलिए फिर फटाफट से हम देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस समझते वक्त दोनों को समझेंगे पहले कि एच आर ए एग्जैक्टली क्या है और फिर हम समझेंगे ए टी जी जी क्या है, क्यों लाना पड़ा उसे जब एच आर ए ऑलरेडी था। ठीक है, सो दोनों को देखने के बाद फिर हम एक कंपेयर स्टेटमेंट बनाएंगे जो आप और मैं साथ में स्क्रीन पे ही बनाएंगे। बट अभी के लिए हम चलते हैं और देखते हैं हमारी स्क्रीन को, जो आप लोग सारे विजिबली देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं एचआरए की तो बेसिकली काफ़ी लोगों को तो ये ऑलरेडी नॉलेज है कि एचआरए क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंस। तो बेसिकली एचआरए जो होता है ये हमें दिया जाता है हमारी कंपनी की तरफ से। जब हम कहीं रह के रेंट पे कर रहे होते हैं तो कंपनी बेसिकली अलाउंसेस क्या होते हैं, ज़्यादातर अलाउंसेस होते हैं कि आपने कोई खर्चा किया और कंपनी आपको उसे रिम्बर्स कर रही है, आपको पे बैक कर रही है कि भाई ये खर्चा तुम्हारा मेरी वजह से हुआ है तो इसको मैं ही बियर करूँगा। तो एचआरए भी उसी में से है कि क्योंकि आपको यहाँ रह के ये काम करना पड़ रहा है तो जो रेंट आप पे कर रहे हैं उसे मैं बियर करूँगा। तो कई बार क्या होता है कि जो रेंट आप पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिल रहा होता है आपको एचआरए, कई बार कम मिल रहा होता है। तो डिडक्शन का जो स्टैंडर्ड है वो इनकम टैक्स ने अपने तरीके से बनाया हुआ है सो दैट कि किसी को भी किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो कि उसकी जेब से पैसा जा रहा है और उसे टैक्स पे देना पड़ रहा है। ठीक है, सो ये तो मोटे तौर पे होता है एचआरए। ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशंस की कंडीशंस क्या होती हैं, जिन कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है एचआरए के टाइम पे। सबसे पहले क्या, अगर मुझे एटीडबल जी की डिडक्शन जो कि रेंट पेड की डिडक्शन है अगर मैं उसे ले रही हूँ तो क्या उसके साथ मुझे एचआरए भी मिल सकता है? तो आंसर इज़ नो। अगर आप एचआरए ले रहे हैं तो फिर आप एटीजीजी की डिडक्शन को नहीं क्लेम कर सकते हो। तो मतलब ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड नहीं चलेंगी। दूसरा, पेइंग रेंट टू वाइफ। मैं बहुत ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने घर ले रखा है और अपनी वाइफ के नाम करा दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर देखिए मैं रेंट पे कर रहा हूँ अपनी वाइफ को। ठीक है, सो अभी इसकी वजह से मुझे एचआरए मिल रहा है तो मुझे डिडक्शन दीजिए। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपकी वाइफ के नाम पे भी घर है तो भी वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, आप अपनी वाइफ को रेंट पे नहीं कर सकते। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पेरेंट्स के घर में आप रह रहे हैं और आप उन्हें कोई दे रहे हैं रेंट, तो यहाँ पे एक चीज़ की कंडीशन लगाई गई है कि आपको रिसीट देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर को कि भाई मैंने देखो पे किया है एक्चुअल में। ठीक है, सो मतलब माँ बाप को दिए हुए रेंट को इनकम टैक्स भी मान रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है अगर आपने पे किया है तो एचआरए के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि मैंने होम लोन लिया हुआ है, मेरा घर जो है ना उसका भी मेरी प्लानिंग चल रही है तो आई एम ऑलरेडी हैविंग एन होम लोन, तो क्या स्टिल मैं एचआरए ले सकता हूँ? द आंसर इज़ येस। होम लोन के बावजूद आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। रेंट पेइंग मोर देन 1 लाख। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की बहुत अच्छी डेजिग्नेशंस हैं कंपनीज़ में और वो किसी पॉश एरिया में रहते हैं तो वहाँ नॉर्मली रेंट्स बहुत हायर साइड होते हैं, खास करके मेट्रो सिटीज़ में। तो अगर आप मंथली रेंट ही 1 लाख या उससे बहुत ऊपर दे रहे हैं तो उस केस में क्या क्राइटेरिया होता है? डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो डिडक्शन का क्राइटेरिया है वो सबके लिए एक है, चाहे आप किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं चाहे आप लोअर पोस्ट पे हैं। ठीक है, इससे सिर्फ एक ओनली डिफरेंस जो आता है वो ये आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि अगर आप इतना मोटा किसी को रेंट पे कर रहे हो तो फिर वो आदमी अपनी रिटर्न में उस इनकम को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ना, तो उसका आपको पैन नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। किसका? लैंडलॉर्ड का। उस लैंडलॉर्ड का पैन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा सो दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे पकड़ सके, है ना। आपका दिया हुआ रेंट जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, राइट। तो इन कंडीशंस को आपने ध्यान रखना है जब भी आप एचआरए के लिए क्लेम करेंगे। एचआरए का क्लेम आपने डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयर के सामने ही करना होता है। ठीक है, उसी को सबमिट करने होते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब डिडक्शन किस बेसिस पे होती है जो आपको मिलती है? तो दोस्तों डिडक्शन में जो ये 3 क्राइटेरियाज दिए गए हैं इसमें से जो कैलकुलेशन होके सबसे छोटे वाली अमाउंट आएगी। मान लो कि यहाँ मैं सारा कैलकुलेशन करती हूँ और मेरा जो आता है 1 लाख रुपए एनुअल आता है रेंट। यहाँ मैं करती हूँ तो मेरा आता है 1,20,000 और यहाँ जब मैं करती हूँ तो सब कैलकुलेट होके आता है 80,000। तो कहने का मतलब ये है कि डिडक्शन जो आपको मिलेगी इन तीनों में से जो सबसे छोटी फिगर है ना उसकी मिलेगी। तो वो क्या है? वो है 80।
ठीक है। सो HRA जो है वो आपको सिर्फ 80,000 तक का ही माफ़ होगा। अगर आपने उससे ज़्यादा HRA लिया है अपने एम्प्लॉयर से इट भी आपने लिया है 1,20,000, तो फिर इसका मतलब 40,000 आपके टोटल इनकम में अभी भी जाएगा। ठीक है। सो आपका जो लेस होगा वो अमाउंट कितना होगा, 80,000। सेंस को समझ लीजिए, जब भी हम अलाउंस की बात करते हैं तो मतलब आपने कितना खर्चा किया, एम्प्लॉयर ने आपको क्या पे कर दिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता है कि सिर्फ रिम्बर्समेंट थी ना, कि जितना आपने पे किया उतना ही उसने आपको दिया। अगर ऐसा नहीं है और कहीं ना कहीं उसने आपको ज़्यादा दिया है तो भाई वो फिर टैक्स के दायरे में है, फिर वो आपके लिए कोई बचत नहीं बनती। तो यहाँ पे अगर 80,000 निकल के आ रहा है कि इतना HRA आपको मिलना चाहिए लेकिन वो आपको ज़्यादा दे रहा है, तो जो ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसके साथ हम समझ लेते हैं दूसरी कैटेगरी, वो है 80GG की। ये उन लोगों के केस के लिए है जो लोग रेंट पे कर रहे हैं और उनके एम्प्लॉयर जो होंगे माइट भी वो उनको HRA नहीं दे रहे, तो अब उनकी जेब से खर्चा हो रहा है। लेकिन लाइक अदर्स जिनके जेब से खर्चा तो हो रहा है बट साथ के साथ उनको डिडक्शन भी मिल रही है ना, कहीं ना कहीं उनके अलाउंस में से लेस हो रहा है ना ये अमाउंट, ठीक है। तो उनकी इनकम जो है उतने लेवल तक रिड्यूस होकर टैक्स होती है। तो हम ये कहते हैं कि हम तो भाई रेंट भी पे कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमारी इनकम फुली टैक्स हो रही, तो हमें क्या फ़ायदा है। तो उन सब लोगों को दिमाग में रखते हुए 80GG को लाया गया। तो 80GG जो है वो कुछ नहीं है, जो रेंट आप पे कर रहे हैं उस रेंट की डिडक्शन है। सो एक बात को बिल्कुल क्लियर समझते हैं, जब हम HRA की बात करते हैं तो उसकी सारी कैलकुलेशन कहाँ होगी, जब आप सैलरी हेड की इनकम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन 80GG की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ होगा, ये होगा जब आप टोटल इनकम निकाल लेते हैं ना। आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं, टोटल इनकम से रिलेटेड जो है, जो टोटल इनकम निकालते हैं तो उसके बाद हम उसमें से डिडक्शंस लेस करते हैं, जो 80 सेक्शन की डिडक्शंस हैं, 80C, 80CCD, 80D एंड सो ऑन, बहुत सारी डिडक्शंस हैं। ऐसे ही है 80GG की डिडक्शन, तो ये आपकी टोटल जो भी इनकम बनेगी उसमें से घटेगा, ठीक है। सो अब इसकी कंडीशंस को समझ लेते हैं कि किन किन कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है कि क्या हम इसे क्लेम कर पाएंगे या नहीं, और कोशिश करेंगे इनसे बचने की। सबसे पहली कंडीशन है कि क्या HRA क्लेम करते वक्त भी मैं इसे ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये वहीं बता दिया। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों हैंड टू हैंड नहीं चल सकती। आप अगर एक को क्लेम कर रहे हैं तो दूसरे को क्लेम नहीं कर सकते, तो इस केस में आपको 80GG नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, मेरे पास अपना एक घर है, ठीक है, एक घर मैं ओन करता हूँ और वो घर जिस वर्क प्लेस में मैं रहता हूँ वहीं ओन करता हूँ। तो कायदे से अगर आप वहीं ओन करते हैं तो अपने घर में रहिए ना, रेंट क्यों पे कर रहे हैं। तो भी अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको वैलिड नहीं मानता। भाई अपने शौक में आप कुछ भी करिए, आपकी ये नेसेसिटी नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में 80GG आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका घर से जो आपका अपना घर है वो आपके वर्क प्लेस से दूसरी सिटी में है, तो फिर अगर दूसरी सिटी में भी है तो घर तो है ना आपके पास, तब भी आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। ये बात उस आदमी के लिए है जो इसे खुद क्लेम करना चाहता है। तीसरी सिचुएशन में आप कोई घर ही ओन नहीं करते, ना इस सिटी में ना उस सिटी में, आपके पास घर ही नहीं है। अगर आपके पास घर नहीं है तो ये पहली कंडीशन चेक हो जाती है कि अब आप एलिजिबिलिटी की तरफ बढ़ गए, 80GG आपको मिल सकता है। बट हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपके परिवार में और कौन है। आपके पास आपकी बीवी या हस्बैंड है या फिर आपके छोटे बच्चे हैं, माइनर्स हैं, ठीक है। सो उसमें हम साथ में फिर ये भी देखेंगे कि आपका पोजीशन तो क्लियर हो गया। अब कहीं आपकी वाइफ के नाम पे तो आपने घर नहीं ले रखा उस सिटी में, अगर ऐसा है तो 80GG नहीं मिलेगा। अगर अदर किसी सिटी में आपकी वाइफ के नाम पे घर है, ठीक है, जिस जगह पे आप काम करते हैं वहाँ नहीं है, तो फिर हम 80GG को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस केस में इट इज़ स्टिल वैलिड। उसके बाद हम देखते हैं माइनर किड के केस में। अगर माइनर बच्चा है और उसके पास कोई घर है मैम माइनर के पास घर है और फादर के पास नहीं है, मदर के पास नहीं है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, बाय विल और बाय सम अदरवाइज उसको घर मिल गया। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे अर्निंग्स कर रहे हैं। माइनर का मतलब वो 6 महीने का बच्चा नहीं है, 18 साल का होने तक के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। तो वो बच्चे का अगर सेम सिटी में घर है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे 80GG के लिए, क्योंकि अपने बच्चे के, क्योंकि माइनर है ना, तो आप उसके घर में रह रहे हो, मतलब वो आप ही का घर है। अगर वो मेजर हो जाता है फिर एक डिफरेंट सिनेरियो है, तो यहाँ पे आप 80GG नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर अदर किसी सिटी के अंदर उसका घर है
तो फिर आप ATGG को ले सकते हैं। तो अगर हम इसे कंक्लूड कर दें तो ये है कि आपका तो अपना कोई घर होना नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी वाइफ का हो तो किसी और सिटी में होना चाहिए, आपके बच्चे का हो तो भी किसी और सिटी में होना चाहिए, तो आप ATGG को कंसीडर कर सकते हैं। नाउ जो रेंट आप पे कर रहे हैं वो रेंट आप पे कर ही नहीं रहे, मतलब आप रह तो रहे हैं, आपका घर भी नहीं है, आप किसी के घर में रहे हैं, बट एक्चुअल में आप कोई रेंट पे ही नहीं कर रहे, आपके कुछ अच्छे टर्म्स हैं या जो भी रीजंस है। तो अगर आपने रेंट ही पे नहीं किया ना तो जीएसटी खत्म हो गया। ये ATGG की जब मैं बात करूंगी ना तो ATGG मतलब जो रेंट आपने पे किया, अगर रेंट पे ही नहीं हुआ, कुछ गया ही नहीं, तो भी चाहे आप सारी कंडीशंस मीट करते हैं ATGG आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने एक्चुअल रेंट पे किया है तो ही आपको ATGG मिलता है। अब हम आ जाते हैं डिडक्शंस के पार्ट पे। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोग डिडक्शंस अभी HRA की देख के आए हैं, ठीक है। सो मोटा मोटी इसे भी आप उसी लेवल पे समझ लेंगे। एक जो बेसिक डिफरेंस है जो दोनों का मैं आपको समझाऊंगी अभी ये दोनों को कराने के बाद, वो आप देखिएगा, वहाँ हम कंपैरिजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। डिडक्शन क्या होगी इसमें, अगेन सेम सिचुएशन है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो इनमें से वैल्यू सबसे कम आएगी वही आपकी डिडक्शन होगी ATGG की। तो आप इसमें सबसे पहले इसका मिड टर्म देख लीजिए। इसमें बीच में ये बोलता है 5,000 पर मंथ, इसका मतलब 5,000 रुपये पर मंथ इंटू 12, ये तो फिक्स हो गया कि 60,000 है। अब अगर इस केस में और इस केस में 60,000 से नीचे आया तो ही वो कंडीशंस एलिजिबल होंगी, मतलब कि 60,000 तक का रेंट अगर आप साल में पे करते हैं तो फिर वो ATGG की डिडक्शन क्लेमेबल है। उसे ज़्यादा पे कर रहे हैं तो भी आपको 60,000 मिलेगा, कम पे कर रहे हैं तो जितना कम पे कर रहे हैं वही होगा। तो अब इन दोनों सिचुएशंस में ये कहता है जो भी आपने एक्चुअल रेंट पे किए हैं उसमें से हम 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम माइनस कर देंगे आपकी, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट आपने कितना पे किया वो आप जानते हैं, उसमें से घटा दो उस अमाउंट को जो कि 10% है आपके एडजस्टेड टोटल इनकम की, ठीक है। यहाँ पे है 25% ऑफ टोटल इनकम, 3% यानी कि 1/4 कि 1/4 जो है वो आप एडजस्टेड टोटल इनकम का सिर्फ रेंट में पे कर रहे हो, ठीक है। सो फिर आपका जो फिगर आएगा, तो इन तीनों फिगर्स में से जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वो आपके लिए ATGG की डिडक्शन होगी, ठीक है। सो हम इसमें फ्लैटली लेके चलते हैं 60,000 रुपये, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें जो हुए वो कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं और आज के डेट में किसी की सैलरी इतनी कम नहीं होती कि वो 60,000 के अप्रॉक्सीमेटली से वैल्यू से भी कमाए, ज़्यादातर ज़्यादा आती है जो हमने अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखा है। बाकी आप स्टिल अपने केस में इधर अप्लाई करा के देख सकते हैं। देखिए यहाँ जब हम बात करते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम की, जब हम HRA की बात करते हैं तो यहाँ आप टर्म देखेंगे बेसिक सैलरी। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। जब HRA कैलकुलेट होता है तो आपकी सिर्फ बेसिक सैलरी देखी जाती है। बेसिक सैलरी का मतलब उसमें कोई अलाउंसेस नहीं होते, उसके अंदर कोई परक्विजिट्स नहीं होती, उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी ATGG की तो उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट होती है टोटल इनकम की। हमें बहुत अच्छे से पता है कि टोटल इनकम क्या होती है ना, सारे हेड्स का टोटल होता है, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन्स हो, अदर सोर्सेस हो, ठीक है, PGBP हो, सब का टोटल और उसमें से डिडक्शंस लेस करते हैं, फिर आती है हमारी टोटल इनकम। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि टोटल इनकम जो आपकी होगी ना, उस टोटल इनकम में से आप कैपिटल गेन को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। उसमें से कैपिटल गेन का मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों, उसमें से आप डिडक्शंस भी सारी बाहर निकाल दीजिए। तो जो बचेगा ना वो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम कहलाएगी, मतलब कि आपकी वो इनकम जो आपके सारे हेड में से आई है उसमें 2 हेड्स नहीं होने चाहिए, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और आप उसे ग्रॉस टोटल तक ही रखिए क्योंकि डिडक्शंस इसमें आप क्लेम नहीं करेंगे। तो अच्छी बात है ना, नहीं तो क्या होगा, टोटल इनकम रिड्यूस हो जाएगी। इनका एजेंडा भी क्या है कि टोटल इनकम जितनी ज़्यादा आएगी भाई परसेंटेज उतना ही तो ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये चाहते यही है कि आप इस स्लॉट में रहें, ठीक है, ताकि आपका मेंटेन्ड रहे कि आपको डिडक्शन कितनी मिलनी चाहिए। जबकि यहाँ बात है बेसिक सैलरी की। बेसिक सैलरी का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, अलाउंसेस, PFs, परक्विजिट्स कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी जो आपकी है वो,
ठीक है। सो उसका 10%, एक्चुअल रेंट में से 10% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल रेंट जो आपने एचआरए रिसीव किया, और 50% अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो किसका, बेसिक सैलरी का, 40% ऑफ बेसिक सैलरी नॉन मेट्रोज़ में, है ना, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मेट्रो सिटीज़ में आप ज़्यादा महंगे रेंट रखते हैं और नॉन मेट्रोज़ में थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ते रेंट्स होते हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, एक दोनों का डिफरेंस स्टेटमेंट बनाएं, तो इसके कंपैरिजन में एचआरए जो होगा उसको हमें कब क्लेम करना चाहिए और कब हमें एटीजीजी को। तो इसका सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये है, अगर आपने देख लिया है कि आपकी वो सारी कंडीशंस एचआरए की या एटीजीजी की मीट हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों में से किसी कंडीशन की आपकी मीटिंग नहीं होती तो डेफिनेटली आप दूसरे में फॉल कर ही जाओगे। मतलब आपका हाउस है या आपने होम लोन ले रखा है या जो भी कंडीशंस वहाँ उन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट की थी एटीजीजी में, तो आप एचआरए ऑप्ट करिए। एचआरए की हैं तो आप एटीजीजी को ऑप्ट करिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमें दिखती है कि मोटे तौर पर यहाँ तो 60,000 पर एनम का ही मुझे कुछ बेनिफिट दिख रहा है ना। अगर आपका एचआरए की पूरी कैलकुलेशन करके 60,000 से ऊपर का आता है, ठीक है, सो आप कोशिश करिए कि आप एचआरए को क्लेम करिए, फिर आप एटीजीजी को क्लेम मत करिए, है ना, क्योंकि उसके अंदर तो अमाउंट फिक्स है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब हमने दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, सो दोनों को कंपेयर करते वक्त जो बेसिक सैलरी का कंपोनेंट है, तो यहाँ है आपकी बेसिक सैलरी और यहाँ है आपकी टोटल इनकम। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी बहुत कम है, ठीक है, और आपकी टोटल इनकम में मतलब आपका जो सैलरी का कंपोनेंट है वो तो कम है, लेकिन अदरवाइज़ आप अच्छा कमाते हैं, ठीक है, आपको हाउस प्रॉपर्टी से अच्छा आ रहा है, आपको अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट वगैरह और इस तरीके की इनकम ज़्यादा अच्छी आ रही हैं, तो फिर आप कंसीडर करिए कि आप किसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बेसिक सैलरी का होगा ना, तो हो सकता है कि कंपैरिजन करते वक्त यहाँ एचआरए 60 से भी नीचे चला जाए। तो यहाँ तो हमें पता है ना कि सेफ़ है 60,000 तो हमारे, है ना, तो फिर आप इसे ऑप्ट करिए। अब मैं आपको फटाफट से दोनों की फिगर्स में कुछ छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस करके बता देती हूँ, ताकि वो लोग जो लोग कैलकुलेशंस समझना चाहते हैं कि कैसे करें वो समझ जाएं। देखिए, मान लीजिए कि आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ आप रेंट दे रहे हैं 10,000 पर मंथ, ठीक है। सो आपने साल में 1,20,000 रेंट दिया, ठीक है, उसमें से आपको माइनस करना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी जो है स्लिप कुछ ऐसी है कि आपका एम्प्लॉयर जब आपको देता है तो उसमें लिखा होता है बेसिक सैलरी आपको मिल रही है 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, और तो आपने इसे 12 से किया तो आपका आ गया 6 लाख रुपया, ठीक है। फिर वो बोलता है मैं आपको डीए भी दूंगा जी, ठीक है, और डीए कई बार मेंशनड होता है परसेंटेज में, कई बार फिगर ही मेंशनड होती है। जब परसेंटेज मेंशन होता है तो आपको 6 लाख के ऊपर वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और यहाँ अगर फिगर ही दे दिया कि भाई 10,000 रुपये मैं डीए दूंगा। डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपकी सैलरी तो इंक्रीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, लेकिन एक बार आपको जो सैलरी देगी आप क्या उसमें से कुछ घटाने देंगे, नहीं ना, तो इसलिए वो डीए को सोर्स बनाता है, ठीक है, वो डीए के थ्रू जाता है। तो वो आपको 10,000 रुपये पर मंथ जो है वो डीए दे रहा है, तो आपको 1,20,000 यहाँ से आ रहा है। उसके अलावा मान लो आपको और कोई अलाउंसेस मिल रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल के अलाउंस मिल रहे हैं, आपका आने जाने का जॉब बहुत ज़्यादा है तो वो एम्प्लॉयर आपको रिम्बर्स कर देता है, आपको टिफ़िन से रिलेटेड अलाउंसमेंट मिलता है, आपको लंच का अलाउंसमेंट मिलता है, या आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, या आपको पेट्रोल का अलाउंस मिल रहा है, कुछ भी अगर अलाउंसेस हैं आपके, तो वो अलाउंसेस आपके कितने मिले और कितने टैक्सेबल हुए, उसमें से नेट ऑफ जो टैक्स होंगे वो आप यहाँ निकाल लीजिए। मान लीजिए इस सबको कर कर आके मेरे पास कुछ 20,000 का टैक्सेबिलिटी बनती है। बाकी सब तो जो मैंने खर्च किया मेरे एम्प्लॉयर ने उतना ही दिया, लेकिन उसने 20,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दे दिए तो वो 20,000 मैंने टैक्स कर दिए। इसके अलावा परक्विजिट्स होती हैं। परक्विजिट्स का मतलब होता है कि कैश तो नहीं दिया एम्प्लॉयर ने, रिम्बर्समेंट नहीं की, उसने वो चीज़ ही दे दी मुझे। मान लो कि वो पेट्रोल का खर्चा नहीं दे रहा, उसने कहा मेरी गाड़ी यूज़ कर लो, मेरी बाइक यूज़ कर लो, मेरे साइकिल को यूज़ कर लो। लोग सोच रहे होंगे साइकिल, ठीक है, लेकिन कर सकता है ना, वो अपनी चीज़ दे सकता है। मान लो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिम्बर्स कर रहा था या मोबाइल का रिचार्ज दे रहा था, तो उसकी जगह कह रहा है ठीक है आप कंपनी का मोबाइल ही यूज़ कर लो। तो जब भी आपको कोई चीज़ जो है आर्टिकल के रूप में मिल जाती है उसको हम बोलते हैं परक्विजिट। तो परक्विजिट्स की हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है कि भाई ये आपको जो चीज़ दी गई है इसमें सारा काम आप इसी का कर रहे हो कंपनी का, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये निल हो जाएगा। आपको टैक्स क्यों होगा इस चीज़ के लिए, कंपनी के लिए काम करने के लिए आपको चीज़ मिली
लिए। बट अगर आप उसे पर्सनली भी इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो कार ही आपको दे दी, तो आप मुझे सच्ची से बताओ कि आप क्या उस कार का पर्सनल यूज़ नहीं करेंगे? करेंगे ना। सो उस केस में हम लोगों के पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे हम टैक्स वो निकालते हैं कि इसमें से टैक्सेबल कंपोनेंट कितना है। मान लीजिए सब निकाल के 10,000 का कुछ आपका टैक्सेबल कंपोनेंट निकलता है, जैसे कि आपने कंपनी से लैपटॉप ले रखा है या मोबाइल ले रखा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसको आप पर्सनली भी यूज़ कर रहे हो, तो आप पर्सनल यूज़ करके कितना बेनिफिट कर रहे हो वो बेनिफिट की अमाउंट मैंने ले ली। उसके अलावा पीएफ वगैरह अगर आपका कुछ कटता है, ठीक है, या फिर आपको किसी और तरीके के कुछ भी वो मिल रहे हैं, किसी आजकल बहुत नए नए नाम से बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती है, तो उसका सारा टैक्स निकालने के बाद जब हम आएंगे तो ये हमारी सैलरी हो जाएगी, ठीक है, टोटल सैलरी। इसमें से हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, जिसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हम देते हैं, और नेक्स्ट जो बचती है ये टैक्सेबल सैलरी होती है। ठीक है, 7 लाख और 50,000 बना, और इसमें से 50,000 माइनस हो गया तो 7 लाख की मेरी एनुअल सैलरी बन गई। ठीक है, सो ये 7 लाख की सैलरी जब बनी, तो अब देखो दोनों कंपोनेंट्स में कैसे देखेंगे हम। जब हम बात करते हैं कि आपको HRA कैलकुलेट करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 6 लाख को पिक करूँगी। ठीक है, सो यहाँ जितनी कैलकुलेशन होगी, ये कैलकुलेशन सिर्फ किसके बेसिस पे होगी? 10% ऑफ 6 लैक्स। ठीक है, और एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ है, पहले क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा है HRA कितना रिसीव हुआ है। HRA मान लीजिए वो आपको 10,000 रुपया ही दे रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 इंटू 12, क्योंकि हमें निकालनी सारी वैल्यूज़ एनुअल हैं, है ना। यहाँ तो हम ये एनुअली वैल्यू उठा रहे हैं, तो ये आ जाएगी हमारी 60,000। और थर्ड कैटेगरी है हमारे पास, मान लिया आप मेट्रो सिटीज़ में ही रहते हो, तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, तो बेसिक सैलरी कितना है आपका? 6 लैक्स, इसका 50%, तो ये आ गया आपका 3 लाख रुपीज़। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास 3 लाख, 1, 20 और 60, इसमें से सबसे लोवेस्ट अमाउंट कौन सी है? दैट इज़ 60,000। ठीक है, सो 60,000 जो होगी ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरा HRA का डिडक्शन। ठीक है, इतना अमाउंट मेरे लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ अलाउंसेस में आपको HRA भी मिल रहा है, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि एक्चुअल में तो मुझे रिसीव हुआ था 60,000, और इसमें से जो HRA की मेरी डिडक्शन बनी वो भी देखिए कितनी बन गई है, लिस्ट ऑफ दीज 3, तो लिस्ट क्या है? 60,000, तो वो आ जाएगा 60,000। इसका मतलब HRA कितना टैक्सेबल होगा? नील वैल्यू। HRA आ जाएगा 0, इसमें कुछ भी टैक्स नहीं होने वाला आपको, ये डिडक्शन हो गई आपकी। ठीक है, इसको हम इंटरनल हेड डिडक्शंस बोलते हैं। उसके बाद जब मैं आई यहाँ पे जहाँ ATGG है, तो इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना होगा? कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल रेंट पे 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, सो टोटल इनकम, अब सैलरी से बात ही नहीं है, तो सैलरी कितनी आ गई? 7 लाख। तो यहाँ मैंने लिखा इनकम जो आई है सैलरी से आई है 7 लाख। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से मान लो जो मेरे को रेंट्स आ रहे हैं, मेरा घर किराए पे है 1,20, सब कैलकुलेशंस करने कराने के बाद की बात कर रही हूँ। हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशंस भी होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, उसके अलावा PGBP से मान लीजिए छोटा मोटा मैं बिज़नेस भी करता हूँ, शेयर मार्केट कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, उससे भी मुझे कुछ कमाई हो रही है साल में 1 लाख। उसके अलावा कुछ कैपिटल गेंस हैं, दोनों मिला के, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, 2 लाख के आसपास मेरे पास कैपिटल गेंस हैं। और मेरे पास अदर सोर्स में डिविडेंड इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, या फिर मैंने कुछ लॉटरी खेली थी, या किसी भी तरीके से कोई भी सोर्स से, या फिर मान लो कि मेरे बच्चे ने कुछ कमा लिया है, उसकी इनकम कहाँ, वो तो टैक्स हो नहीं सकता, तो उसकी इनकम मेरे हाथ में क्लब हो गई, तो मुझे 1 लाख रुपए का अदर सोर्सेज की इनकम भी है। तो ऐसे करके जो मेरी यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आई वो कितनी आ गई? 7, 8, 9, 10, 11, 12,20,000। ठीक है, सो इसमें से माइनस होती हैं डिडक्शंस, 80 सेक्शन के अंडर जितनी भी डिडक्शन है। ठीक है, मान लीजिए वो सारी डिडक्शंस मिल मिला के कितनी हो गई? करीब करीब 5 लाख। ठीक है, तो 7,20,000 इज़ माई टोटल इनकम। तो वो कह रहा है मेरे को ये टोटल इनकम ये वाली नहीं चाहिए, ये टोटल इनकम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम हम कैसे निकालेंगे? हमने कहा एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 7,20,000 में हमें प्लस करने पड़ेंगे वापस से हमारे कैपिटल गेंस। ठीक है, 2 लाख रुपए, क्योंकि हम इसे लेस करना अलाउ नहीं करते। तो टोटल कितना आ गया? 9,20,000।
उसने कहा लेकिन आपको डिडक्शन भी तो नहीं क्लेम करनी थी, है ना, तो डिडक्शन भी नहीं क्लेम करते भाई। तो कितना हो गया टोटल, 14,20,000। तो आपकी इस पर्पज़ के लिए जो एडजस्टेड टोटल इनकम होगी वो कितनी होगी, 14,20,000। ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगी तो ये कैलकुलेशन कितने का होगा, एक्चुअल रेंट पे मान लिया आपने 10,000 इंटू 12 किया है तो ये आ गया 1,20,000। इसमें से आप माइनस करेंगे 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, वो कितना अमाउंट होगा, 10% ऑफ 17 कितना आया था आपका, 1420। ठीक है, 14,20,000। ठीक है, इसका 10% तो करीब करीब 14 लाख है, तो 1,42,000 ये आएगा। तो एक्चुअल रेंट कितना है, 1,20,000। इसमें से माइनस करेंगे तो कुछ 22,000 के आसपास का अमाउंट होगा। यहाँ पे आप 5,000 60,000, 25% कितना होगा, 1/4 ऑफ योर 14,20,000 कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेटली एक राउंडेड फिगर 4 3 12 4 9 4 4 करके अगर आप करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 30,000 से 35,000 के बीच में आपके पास ये आएगा। तो सबसे लोवेस्ट क्या है, फर्स्ट ही है। ठीक है, तो आपको डिडक्शन कितनी मिलने वाली है वो। अब ये डिडक्शन कहाँ से मिलेगी, देखिए यहाँ तो डिडक्शन एचआरए की यहाँ से मिल रही थी, लेकिन एटीजीजी की जब मैं डिडक्शन करूँगी तो ये जो 5 लाख है ना, इसी में एक कंपोनेंट होगा, हम कहेंगे एटीसी में इतना है, एटीडी में इतना है, और लिखेंगे एटीजीजी में आपको 25,000 की डिडक्शन मिल रही है। आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर, और पूरा इन डेप्थ क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी किसी को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो आप डेफिनेटली टैक्स नीचे अपना कन्फ्यूजन लिख सकते हैं, और कुछ कैलकुलेशंस में आपको अपनी फिगर्स डाल करके कैलकुलेट करनी हो तो बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और नीचे मुझे मेंशन भी कर सकते हैं अगर कोई कैलकुलेशन में एरर हुई हो तो जो हमने लास्ट में की है। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।